हाँ यार यो। अच्छा अच्छा। क्या हुआ नन्या, इतना लेट कैसे हो गई तुम आज? सॉरी सर, मेरा इंटरनेट नहीं काम कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो लास्ट टाइम हमने किया था इफ देयर टू वेक्टर्स ए एंड बी यूजिंग parallelogram method we found their resultant magnitude as well as direction। दोनों के बीच का एंगल थीटा था। ट्रायंगल किया था, पैरेललोग्राम मेथड किया था। दिस वाज फाइव। सो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया तुम लोगों ने? नहीं किया तो अभी कर लो रिमेनिंग पार्ट्स। इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट अभी करो। इसके मैंने 5 पार्ट दिए थे ना। दैट देयर वर टू फोर्सेस, 12 न्यूटन, 5 न्यूटन। एंगल्स वर जीरो, तुमने कर लिया था। 60 वाला भी हो गया था। 90 वाला शायद नहीं किया था, या हो गया था। ठीक, ये करो, रिमेनिंग कर लो। ये वाले तीन, लास्ट के 3 पार्ट करो। कॉस 120 होता है -1/2, एंड कॉस 180 इज -1। ट्रिगो वाली क्लास में हम करेंगे। कॉस 120 इज -1/2, एंड cos 180 is 0, oh sorry, -1। नॉट डिफाइंड हो जाए जीरो। कैसे आ रहा है जीरो नीचे? नहीं तो कॉस तो प्लस है ना यहाँ पे। ये दिस इज, देखो, ये जीरो हुआ ना। सो थर्ड वाले में तुम्हारा आंसर आ रहा होगा रिजल्टेंट का 13, 169 है ना। एंड tan 5 आ रहा होगा 5/12। ठीक है, यही है अनन्या। यस। बोध कर लो। बोध में cos 120 -1/2 होता है, एंड sin 120 भी यूज होगा। sin 120 लिख लेना √3/2। कैसे आएगा ट्रिगो वाली क्लास में कराऊंगा। cos 120 -1/2, sin 120 √3/2। √3/2।
साइन 180 जीरो होता है। वो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉस 120 माइनस हाफ कर दिया को तुम लोगों ने। तो सी कितना आ रहा है? अंडर रूट 1 न्यूटन एंड tan फाइव 5√3/19। एंड द लास्ट। हाँ ये अभी ट्रिगो में कराऊंगा। अभी तो लिख लो तुम। कॉस 180 -1 7 आएगा इस बार। और tan फाइव कितना आ रहा है? जीरो। अब जीरो आ रहा है ना। अब एक चीज नोटिस करो तुम यहाँ पे, कि जब भी दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा a प्लस बी के इक्वल है। देखो ये, दिस इज बेसिकली इक्वल टू a प्लस बी। a कितना था? 12, b था 5, 17 आ गया। एंड द मिनिमम वैल्यू इज a माइनस बी, विच इज 12 -5 इक्वल टू 7। तो जब भी दो वेक्टर का तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो वो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, एंड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम से छोटा या इक्वल होगा। इक्वल का होगा जब दोनों पैरेलल होंगे 0 डिग्री पे। ऑब्वियस सी बात है, जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। और मिनिमम कितना होगा? व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अदरवाइज बीच में आंसर कुछ भी आ सकता है। तो दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा 90 से छोटा होगा तो उस केस में तुम्हारे आंसर बड़े बड़े आ रहे थे। जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू मैग्नीट्यूड की छोटी होती जाएगी। 180 आएगा तो मतलब अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इधर 12 न्यूटन एक्ट कर रहा है, इधर 5, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। 0 डिग्री में क्या था? 12 न्यूटन
और 5 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो गए। तो ये मैंने शायद लास्ट क्लास में ट्रायंगल लॉ कराया था, पैरेललोग्राम लॉ, कौन सा लॉ कराया था? क्या लिखा है स्टेटमेंट, बताना मुझे। ट्रायंगल लॉ किया था मुझे लगता है। कंफ्यूजन हो गया क्या? लिखा क्या है मैंने? स्टेटमेंट क्या लिखवाया था? वो उल्टा हो गया। उसको लिखो, बनाया तो मैंने ट्रायंगल था, ये डायग्राम थोड़ी बनाया था मैंने। मैंने तुम्हें करवाया होगा ये, याद आ गया मुझे। आई टुक वन वेक्टर, उसके टिप पे सेकंड वेक्टर किया होगा, है ना? तो दिस इज, उसको पैरेललोग्राम कट कर दो, ट्रायंगल और लिख लो। ये ट्रायंगल था। पैरेललोग्राम काट के ट्रायंगल लिख दो वहां पे। अनन्या, उसमें लास्ट क्लास में जो हमने पैरेललोग्राम लॉ लिखा था, उसको लिखो ट्रायंगल लॉ। ओके सर। ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं? वी प्लेस, we draw one vector, and then we place tail of the second vector on the tip of the first vector, and the resultant is obtained by joining tail of the first to the tip of the second. ये था। And we derived the formula also. अब सेकंड पार्ट है पैरेललोग्राम लॉ। वी हैव वन वेक्टर ए, वेरी सिमिलर टू जो हमने लास्ट में क्लास में किया था। दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों को हमें, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, बट इस बार हम ट्रायंगल लॉ यूज नहीं कर रहे हैं। इस बार वी आर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो पहले समझ लो होता है क्या है इसमें। इन पैरेललोग्राम लॉ यू ड्रॉ द टू वेक्टर्स एज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल बताया था ना मैंने। दोनों वेक्टर का टेल एक कॉमन पॉइंट पे है। इसका टेल ये है, इसका टेल ये, दोनों को इस तरह से ड्रॉ करोगे ताकि देयर टेल इज अ कॉमन पॉइंट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी ड्रॉ टू वेक्टर्स एज को इनिशियल वेक्टर। जबकि ट्रायंगल में क्या किया था हमने? ट्रायंगल में पहले वेक्टर को ड्रॉ किया, उसके टिप पे सेकेंड वेक्टर का टेल रखा था। दोनों से रिजल्टेंट वही आएगा। तो 2+5, चाहे मोबाइल से करो चाहे कैलकुलेटर से करो, खुद करो, मम्मी से पूछो, आंसर तो वही आएगा, 7। तो सिमिलरली ट्रायंगल लॉ यूज करो या पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, आंसर वही आएगा। अभी तुम देखोगे दोनों केस में रिजल्टेंट वही आने वाला है, पर थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। तो इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, we draw two vectors as co-initial vectors, then complete the parallelogram like this, and the resultant is obtained by joining their tail to the vertex। इससे हमें रिजल्टेंट मिलेगा। ये पैरेललोग्राम लॉ है। इन्हें देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ इसमें ही कंटेंट है, बिकॉज किसी भी पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ए प्लस बी वापस वही आ गया। डायग्राम बनाओ, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसका स्टेटमेंट लिखो।
according to parallelogram law, according to parallelogram law, two vectors, two vectors whose resultant, two vectors whose resultant is to be found, is to be found, two vectors whose resultant is to be found are are drawn as are drawn as co-initial vectors, are drawn as co-initial vectors as shown in the above diagram, as shown in the above diagram. Now parallelogram is completed. Now parallelogram is completed. ब्रैकेट में लिखो OACB. Now parallelogram OACB is completed and the diagonal OC and the diagonal OC would give diagonal OC would give the resultant of two vectors. Diagonal OC will give us resultant of two given vectors. तो ये था पैरेललोग्राम लॉ. तो अगर एग्जाम में आता है ट्रायंगल लो तो क्या करोगे? ट्रायंगल लो बना के पहले ये बनेगा, उसके बाद ये बनाओगे, इसका स्टेटमेंट लिखोगे और फिर जो मैंने डेरिवेशन फॉर्मूला कराया था वो सारा आएगा. पैरेललोग्राम आएगा तो पहले दो वेक्टर ड्रॉ किए, फिर पैरेललोग्राम बना दिया, फिर इसके स्टेटमेंट लिखोगे. अब रिजल्टेंट का हमने जैसे लास्ट क्लास में किया था ना डेरिवेशन, वो दोबारा से करेंगे, सेम आएगा. अगर तुम नोटिस करोगे तो ये वाला पार्ट सेम ही तो है उसकी तरह से. जस्ट फॉरगेट दिस, पूरा का वही वही है. तो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं ताकि तुम्हें याद भी हो जाएगा. ओ दिस इज, इस बार हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये मैग्नीट्यूड बी, दिस इज सी मॉड और मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज सी, दिस इज डी. वहां पे हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया था, सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ भी होगा. ये बी मॉड है, इसको प्रोड्यूस करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे 90 डिग्री. इसको हमने डी मार्क किया था. ये वाला एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, तो यहाँ भी थीटा है. ये दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल कितना था? फाई. एंड बाकी सारी कहानी वही रहेगी जो कि तुमने पिछली बार लिखी थी. बट आई वुड सजेस्ट कि तुम अभी अपने नोट्स में उसको दोबारा खुद से कर लो एक बार, जो लास्ट क्लास में किया था. परपेंडिकुलर सी डी हो जाएगा, बताया था ना. किसी राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज मालूम है तो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा. किसी राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज मालूम है तो बेस होता है बी हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा. और फिर वही पाइथागोरस लगा के जो किया था. राइट ट्रायंगल ओ सी डी, ओ डी कितना है? अब सब्स्टिट्यूट कर लो.
यूज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। खुल 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 गए तुम्हारे आज से? क्या चल रहा है फिजिक्स में? अच्छा, ये तो ये करा दिया वेक्टर। जो वो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया तनिष्का, वो तुम्हारे तुम्हारी क्लास में है? तो यू हैव पीसीएम विद, शी आल्सो हैज फाइन आर्ट्स। अच्छा, फाइन आर्ट्स में कितने स्टूडेंट हैं तुम्हारे तुम्हारी क्लास में? और वैसे टोटल 7 8 हो गया। सो द रिजल्ट विल बी द सेम। सो नाउ यू सी दैट स्टेटमेंट दोनों का अलग था, मेथड दोनों का अलग था, बट फाइनल आंसर दोनों का सेम आ रहा है। यहाँ पे हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हैज बिकम 1। This is 1. So if I take mod under root, you can remove modulus also, same result. And even for the direction, your answer will be the same. So now you've seen that triangle law is contained in parallelogram law. सेम राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा, और बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये था। अब एक क्वेश्चन करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लिखो। Resultant of two vectors is perpendicular to the first vector. Resultant of two vectors is perpendicular to the first vector and is half, and it is half in magnitude, and it is half in magnitude of the second vector, of the second vector. Find the angle between two vectors. Find the angle between the two vectors. तो सोचो और कर लो। दो मेथड, हाँ बिल्कुल सही, थीटा फाइंड करना है। तो एक तो मेथड है कि फॉर्मूले से कर सकते हो, जो मैंने दो फॉर्मूले, लेकिन इनसे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। दूसरा तुम डायग्राम से भी कर सकते हो।
ए बी को ए बी लेना पड़ेगा, बट तुम्हें रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में। तुम्हें फाइव ही दे रखा है ना। फाइव दे रखा है, और ए बी और सी में भी रिलेशन दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, चिल्ला के मन में पढ़ो। 590 दे रखा है, बी दे रखा है c/2, नहीं सी दे रखा है b/2, है ना। रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड वेक्टर। रिजल्टेंट इज, हाँ, हाफ ऑफ द सेकेंड वेक्टर बी है। ए के तो परपेंडिकुलर है, तो 590 हो गया। एंड रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड वेक्टर, मतलब सी इज इक्वल टू b/2 दे रखा है। सी रिजल्टेंट है ना। नहीं, बी इज इक्वल टू c/, एक मिनट, क्या था स्टेटमेंट पढ़ना, कंफ्यूजन हो रहा है। तो 590 लिखो, 5 लिखो, 90 हो गया। 5, अरे 5। हम्म। और दूसरा आगे पढ़ो। हाँ, तो सी इज b/2, रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ठीक है। सो जो मैं गिवन है वो लिख लेते हैं। 590 दे रखा है, और बी सी जो है वो सेकेंड वेक्टर का आधा है। तो ये दो कंडीशन इसमें डाल दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। tan 90 इंफिनिटी। हाँ, इसको नीचे डाल ले जाना, ये ऊपर आ जाएगा, तो वो इन्फिनिटी वो जीरो हो जाएगा फिर ना। और एक इसमें डाल दो, उसको स्क्वायर करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। इसमें तुम बी की जगह या सी की जगह b/2 डाल दो इसमें। हाँ, तो ऐसा करो ना, tan 5 इंफिनिटी होता है, उसको नीचे ले जाओ, उसको ऊपर ले आओ। तो एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज जीरो। टेन नहीं, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है ना, मैं ये बोल रहा हूँ tan 90 को उधर नीचे ले जाओ। ऐसे कर लो। ए, या इसका पूरे का रेसिप्रोकल ले लो, बात खत्म। 1/tan 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, a+b cos थीटा बाय b sin थीटा। अब 5 तो 90 है, तो 1/इंफिनिटी हो गया, विच इज जीरो। ये आ गया ना फिर। तो जीरो इक्वल टू कितना, ये इधर आके जीरो बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन तुम्हारी ये आ गई। एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी इज जीरो, ये था। ये इसको -b cos, ये तुम्हारा इसमें इस वाले में काम आ जाएगा, इस वाले में। इसमें तुम c को रिप्लेस कर दो b/2 से, और a को रिप्लेस कर दो, सॉल्व हो जाएगा।
स्क्वायर कर दो दोनों साइड को। दोनों साइड ए को तो पूरा रिप्लेस करो ना। ए को हर जगह रिप्लेस कर दो। ए इज बेसिकली माइनस बी कॉस थीटा। एक तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा ये वाला था हमारे पास, इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ पहले। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अब सी कितना है, b/2। तो बी स्क्वायर बाय 4 हो गया। ए कितना है, माइनस बी कॉस थीटा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर रहेगा। ए को वापस रिप्लेस कर दिया तो -2b² कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो बी स्क्वायर वाली टर्म में लेफ्ट में लेता हूँ, और ये हो जाएगा -b² कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है। दोनों साइड से b² काट दो, माइनस माइनस भी काट दो। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज कमिंग आउट टू बी 3/4, और कॉस थीटा इज कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस √3/2। तो कॉस थीटा की दो वैल्यूज आ गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है, देखो। हम्म। ठीक है। अब दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो वो नहीं करोगी क्या तुम? ये रूट हटा दिया तुमने, स्क्वायर किया ना पूरे को। तो स्क्वायर करोगे तो b² बाय 4 आएगा ये। हाँ, अब आ जाएगा। हम्म। तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा फिर वो। राइट साइड तो अंडर रूट रहेगा ना पूरा। हाँ, तो फिर ये नहीं कैसे कट कर जाए, बीच में प्लस साइन है। मत अरे तुम्हारा मतलब ये हुआ कि अगर कोई बोले √25 + 9, तो अकॉर्डिंग टू यू 5 + 3 हो गया ये। इसका √5, इसका √3, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। हाँ ठीक थे, सही तो किया है। तो हाँ ठीक है, मत करो, साइन काट दो। अभी b² काटो, फिर cos स्क्वायर ही निकाल लो। cos स्क्वायर निकाल लो। cos में कर लो, उससे भी आंसर वही आएगा। तो अब दो केसेस बन गए, cos थीटा की वैल्यू √3/2। अनन्या ये आ रहा है। यस सर, कॉस √3/2 ही आ रहा है मुझे। हाँ, तो जब cos थीटा पॉजिटिव √3/2 होगा, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। cos 30 √3/2 होता है। और cos थीटा माइनस √3/2 कब होता है, 150 पे होता है। ये हम समझेंगे ट्रिगो में। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, या दोनों आंसर सही होंगे? और तुम ये भी देख सकते हो, a = -b cos थीटा है। तो अगर मैं थीटा को 30 लेता हूँ, तो cos 30 तो √3/2 होगा। तो a = -b/√3 आएगा, b√3/2 आएगा। मतलब a और b नेगेटिव तो आ नहीं सकते ना मैग्नीट्यूड। जबकि cos 150 नेगेटिव होता है ना, -√3/2 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो जब cos थीटा को मैं -√3/2 डालूंगा, तब ए और बी में पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा।
दैट मीन्स 30 वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। दोबारा समझाता हूँ। अगर कॉस थीटा थीटा 30 डिग्री होगा तो कॉस 30 पॉजिटिव होगा। ए वुड बी -b × √3/2 विच नॉट पॉसिबल। वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता ना वेक्टर का। लेकिन कॉस थीटा जब नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। दैट इज वाई द आंसर इज, दोनों के बीच का एंगल 150 डिग्री है। अब इसी क्वेश्चन को हम डायग्राम से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर से ए है, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है ना। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। इतना डायग्राम बना लो। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। और क्या दिया था? सेकेंड वेक्टर इज, सी इज हाफ ऑफ सेकेंड वेक्टर है ना। तो अगर मैं पैरेललोग्राम मेथड लगाता हूं इसमें, इसको ज्वाइन करेंगे, इसके पैरेलल ये बनेगा यहाँ पे, और फिर ये आएगा ऐसे। ये सेकंड वेक्टर हो गया तुम्हारा। ये मान लो अल्फा है। ये एंगल हमें मालूम नहीं, अल्फा ले लिया। ये तो 90 पता लग गया ना तुम्हें। ये 90 अगर है तो ये 90 होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम है ये। अब बी और सी में तुम्हें रिलेशन पता है। इस राइट ट्रायंगल में टेल मी व्हाट इज कॉस अल्फा। बताओ। इस राइट ट्रायंगल में कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस कॉस अल्फा होता क्या बेसिकली? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये कॉस अल्फा आ गया। नाउ व्हाट इज सी? दे रखा है तुम्हें, सी कितना दे रखा है? b/2। सब्स्टिट्यूट करो, बी से बी कट गया, कॉस अल्फा कितना आ गया? कॉस अल्फा 1/2 कब होता है? कौन से एंगल पे है? तो हाफ होता है, 45 1/√2 होता है। दैट मीन्स अल्फा इज 60। अब जरा देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? यस, 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस 60, आंसर आ गया 150। तो हमने सेम क्वेश्चन ऐसे आंसर कर दिया। ठीक है अनन्या। सर आप लास्ट वाला पर्सन बता सकते हो, एंगल बिटवीन। ए एंड बी आई वांट। क्वेश्चन था ना, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए है और ये बी है, तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा? दोनों के ओ बीच का हाँ, एंगल ओके। ये पूरा हाँ होगा हाँ, ना, ये वाला। 90 + 60। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैग्नीट्यूड ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, magnitude of resultant of two vectors is equal to, क्या लिखा है दोबारा बोलना। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, magnitude of resultant of two vectors of equal magnitude is equal to, is equal to
each vector. Find the angle between the two vectors. Find the angle between the two vectors. क्वेश्चन एक बार पढ़ो मन में, चिल्ला के मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। परफेक्ट। मैग्नीट्यूड वाइज सब इक्वल है, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, दो इक्वल वेक्टर्स हो गए। उनका जो रिजल्टेंट है सी, उसका भी मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। तो तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल करके तुम्हें थीटा निकालना है, कर लो अब। ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड थीटा है, सेम है। फाइन थीटा। फॉर्मूला तुम्हारे पास है ऑलरेडी। क्या रहे? कितने? हाँ। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर आता है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ लेते हैं। अनन्या, हो गया तुम्हारा? ऑलमोस्ट हो गया। ये हमारा फॉर्मूला था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी,
इक्वल टू एक्स लेट कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ गया -हाफ। कॉस थीटा -हाफ होता है 120 पे। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं हम। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लाइक दिस, ये भी ए है ये भी ए है, तो इफ आई यूज पैरेललोग्राम मेथड तो रिजल्टेंट ये बनेगा इनका। ये एंगल 120 है और दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये ए है, ये 60 है, तो ये वाला भी ए होना चाहिए। तो जब भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे उनका रिजल्टेंट भी सेम हो जाता है। मतलब 2 + 2 = 2 आ रहा है। 2 + 2 = 2 ओनली। सिमिलरली देयर अदर रिजल्ट ऑल्सो विच यू कैन डिराइव। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी, देन टेल मी फाइंड सी if first part theta is 60 degree, second part theta is 90 degree. Though vector of equal magnitude are acting at 60 degree, what would be the resultant? हाँ, cos 60 1/2, साइन cos 30 होता है √3/2। cos की वैल्यू 0 से 90 डिक्रीज करती है, ऐसे याद कर लो। साइन की वैल्यू बढ़ती है। cos 60 is 1/2। राइट, नहीं, रूट रूट भी तो लोगे इसका। √3x, √3x आएगा। तो रिजल्ट तो सी होगा ना, C² थोड़ी होगा। सी निकालना है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीनों को ए ले लोगे या तो दोनों को, मतलब cos 60 is 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। C² is 3a², दैट मीन C = √3 है। ये एक रेडीमेड रिजल्ट है, काम आएगा। तो रिजल्टेंट वुड बी √3 टाइम्स ईच वेक्टर। और इसका डायग्राम अगर बनाए तो दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो √3 है होगा। एंड 30 डिग्री पे एक्ट करेगा वो, उनके एंगल बाइसेक्टर पे एक्ट करेगा। टोटल एंगल 60 था। डायग्राम भी बना दूं। डायग्राम बनाओ। cos 90 0 होता है। सर √2b, सॉरी हाँ, √2a। √2a और √2b whatever। सेकंड वाले में दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, पैरेललोग्राम
कंप्लीट किया स्क्वायर ही बन जाएगा. इट विल बी √2a. दिस एंगल इज फॉर एंड इट वुड बी एक्टिंग एट एंगल बाइसेक्टर. तो 90 का एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री पे हो जाएगा. अगर तीन इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 120 120 120 पे एक्ट करें तो फिर क्या होगा? लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्ट, लिखो. इफ थ्री वेक्टर्स of equal magnitude are acting at 120 degree with one another. Three vectors of equal magnitude are acting at an angle 120 degree with one another. 120 degree with one another. What will be their resultant? The सारे पेन. आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? If three vectors of equal magnitude act at 120 degrees with one another, what is the resultant? तीन वेक्टर दे रखे. सी ले, ए बी डी ले लो. तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, ए ए ए. तीनों का दो, वो फॉर्मूला दो का है ना. वो फिल्म डायग्राम बनाने की कोशिश करो कि तीन वेक्टर अगर हैं 120 डिग्री एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं तो कैसा डायग्राम बनेगा. दो का तो तुम्हें आता है, आपस में 120 है. एक का दूसरे के साथ 120, तीसरे के साथ भी 120. ए बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट उनके आपस के एंगल 120. एक बी के साथ 120, ए सी के साथ 120, सी और बी के साथ 120. एक दूसरे के साथ 120. नहीं तो वो 120 कहाँ होगा फिर? ए और बी के बीच में भी 120, ए और सी के बीच में 120, बी और सी के बीच में 120. एक बनाओगे. हो सकता है. दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इस्तेमाल नहीं हो रहा है. दिमाग सिर्फ 8% यूज हो रहा है, बाकी मोबाइल यूज हो रहा है. नहीं, देखो, पॉसिबल नहीं है. ये पहला वेक्टर ले लिया मैंने, ये दूसरा ले लिया. 120 120 120 360 बन गया. अब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना. ऑल थ्री हैव द सेम मैग्नीट्यूड. लेट्स से इट्स ए. तो ऐसा करते हैं, सिर्फ दो को कंसिडर कर लो, ए और बी को कंसिडर करो पहले. ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, बिकॉज बी भी तो ए के बराबर है ना. ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? अभी तुमने निकाला था एक रिजल्ट. क्या बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? अभी तो किया था. ए और ए के बीच में जब 120 डिग्री एंगल होता है तो रिजल्टेंट भी ए होता है. अभी तो करा है क्वेश्चन. क्वेश्चन रिवर्ट. नहीं नहीं, मैंने पूछा, मैंने तो कहा था जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और रिजल्टेंट भी इक्वल है तो उनके बीच का एंगल तुमने फाइंड किया था 120. तो उसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा ना. अगर दो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 होगा तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? ए. एक ही तो बात है.
तो इस ए और इस ए का रिजल्टेंट कितना होगा? ए। वो कहाँ पे एक्ट करेगा ये? एंगल बाइसेक्टर पे। और ये ए और ये ए आपस में कैंसिल कर देंगे। ऑपोजिट है ना? ऑपोजिट हो गया ना? हाँ। तो ये ए और ये जीरो हो गया, तो मतलब तीन वेक्टर जब भी होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द रिजल्टेंट विल बी जीरो प्रोवाइडेड दे आर एट 120 120 120। ये दो का रिजल्टेंट ये आ गया। इनको नमस्ते हटा दो। ए और ए ऑपोजिट है, इक्वल है, तो क्या हुआ रिजल्टेंट? इसका दूसरा मेथड है, हम रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं। देखो, मैंने दो डायरेक्शन बना ली, एक्स एंड वाई, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर मैंने ये ले लिया ए, दूसरा मैंने ले लिया ए। ये पूरा कितना था? 120 था ना, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 30। तो ये पूरा 120 हो गया। अब ये भी 120 होना चाहिए। तो ये 120 कब होगा? ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए? 30। 120 आ गया सारे एंगल। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको रिजॉल्व करता हूँ। रिजॉल्व का मेथड मैंने बताया था कि जब भी किसी फोर्स को या वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो जो कंपोनेंट थीटा के साथ होता है वो हमेशा कॉस होता है, और दूसरा कंपोनेंट हमेशा साइन होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इसका कंपोनेंट ये और ये है। लिख लो ये, रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। रिजॉल्विंग a vector into two mutually perpendicular components. Resolving a vector into two mutually perpendicular components. Two mutually perpendicular components. जिस तरह से हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला था, यहां उल्टा हो रहा है। यहाँ एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, जिस थीटा के अलोंग रिजॉल्व करते हो वो कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, और दूसरा वाला हमेशा साइन होता है। जैसे ये ए है, इस ए को मैं रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ 30 डिग्री के साथ। तो 30 डिग्री के साथ कितना होगा? ये ए कॉस 30। और दूसरा इधर रिजॉल्व होगा, ये कितना होगा? ए साइन 30। मतलब ये हट गया। अब एक फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग। सिमिलरली अब ये जो ए बचा है, इसको रिजॉल्व करो। 30 के साथ वाला कितना होगा? कॉस। और ये वाला कितना हो जाएगा? अब ये भी हट गया। तो दो वेक्टर जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं थे, उनको हमने रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व करने का ये फायदा होता है कि अब सारे के सारे वेक्टर या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में है, तो उनको हम सॉल्व करना हमारे लिए इजी है। अब मुझे बताओ, वाई डायरेक्शन में दो वेक्टर है तुम्हारे पास, एक ऊपर की तरफ है, कितना है वो? और दूसरा नीचे की तरफ है। दोनों इक्वल है? ऑपोजिट है? जीरो हो गया। इसका मतलब कॉस कंपोनेंट आपस में कट गए, कैंसिल हो गए। व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? जरा देखो, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो a/2, दिस इज a/2, दिस ऑल्सो a/2। a/2 प्लस a/2 कितना हो गया? ए। ए से कैंसिल हो गया, खेल खत्म। नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट जीरो आ गया। तो हमने इसको रिजॉल्व करके भी कर लिया, हमने वैसे भी कर लिया था।
रिजॉल्व वाली चीज दोबारा एक और कर लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए होता क्या है रिजॉल्व करना। मान लो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक फोर्स है 12√3 न्यूटन, और मान लो ये एंगल है 30 डिग्री। अब मुझसे पूछा है कि भाई ये वाला कंपोनेंट बताओ इसका, एफ एक्स ले लेता हूं मैं इसको, कि व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो सिंस ये एंगल थीटा 30 है, तो इसके साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा? एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस होता है, तो ये होगा 12√3 कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है अनन्या? √3/2, तो ये आएगा 18 न्यूटन। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स 18 न्यूटन आ गया। द component along x axis is 18 न्यूटन। ये वाई डायरेक्शन वाला निकालो अब। तो ये जाएगा 12√3 sin 30। sin 30 होता हाफ √3 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो फोर्सेस हैं हमारे पास, 18 न्यूटन एंड 6√3 न्यूटन, एक्टिंग एट 90 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? 12√3। या रिवर्स, 12√3 के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इतने होंगे। अगर सपोज सेम क्वेश्चन कोई बोलता है कि मैं इसको ऐसे करूंगा कि फोर्स वही है लेकिन ही इज टेकिंग दिस एंगल 60 डिग्री वाला, बात तो वही है ना। अगर ये 30 तो वो 60 होगा। तो अब एंगल कौन सा लिया जाएगा? 60 लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ वाला कॉम्पोनेंट कौन सा होगा? कॉस। तो 12√3 कॉस 60, वो कॉस होता है। तो कॉस 60 कितना होता है? आंसर वही आएगा वापस। पहले कितना था? वापस वही आ गया। और ये कॉम्पोनेंट कितना होगा? ये आएगा 12√3 इंटू साइन 60। लो कर लो बात सेम। सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस थीटा के साथ वाला कॉस होता है और दूसरा साइन होता है, ये क्योंकि लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, आगे चलते हुए हर से बार बार काम आएगा। रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। थीटा के साथ वाला कॉस, दूसरा वाला साइन। तो नाउ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज ओके विद यू। पैरेललोग्राम भी पता लग गया। इनमें से एक डेरिवेशन 3 मार्क का आएगा या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है। एंड लॉ, जो वेक्टर एडिशन का लॉ है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है। अगर हम ए को बी के साथ ऐड करें या बी प्लस ए कर दें, एक ही बात है। कम्यूटेटिव मतलब व्हेन यू इंटरचेंज थिंग्स। इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव। हम एक की जगह दो या तीन वेक्टर भी ले सकते हैं। अगर मैं ए को बी के साथ ऐड करूं, फिर सी के साथ ऐड करूं, या मैं पहले पहले बी प्लस सी ऐड करूं और फिर सी ऐड करूं, ए ऐड करूं, तब भी आंसर वही आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। जैसे होता है नंबर्स में, 2+3+4, पहले 2+3 करो फिर 4 करो, सेम एज 2+3+4। वी कैन से दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव एंड इट इज कम्यूटेटिव ऑल्सो। अगली क्लास में हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट and vector product of vectors. So ending the class.